नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए क्लास 5 से पर्यावरण और हम विषय के सभी पाठ के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों का अवलोकन करेंगे। इससे आप इस पर आधारित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट के साथ साथ सभी क्लास के सभी विषयों का सभी पाठ का महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य का वीडियो डाला जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 5 से पर्यावरण और हम विषय के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य को। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय पर्यटक स्थल है। दार्जिलिंग चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों में लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क, टाइगर हिल आदि प्रमुख है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसको याद रखेंगे, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को शामिल किया गया है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। यह समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगटोक से नाथुला दर्रा की दूरी जो है सो 52 किलोमीटर है। नाथुला 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। गंगटोक में रूमटेक मोंटेसरी है जो करमापा बौद्ध गुरु का निवास स्थल है। इसको याद रखेंगे, रूमटेक मोनेस्ट्री है जो करमापा यानी कि बौद्ध गुरु का निवास स्थल है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। सिक्किम की प्रमुख नदी तीस्ता है, यानी कि तीस्ता नदी सिक्किम से गुजरती है, बहती है। सिक्किम में मुख्य रूप से लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियां निवास करती है। सिक्किम में मुख्य रूप से लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियां निवास करती है। याक जो है सो पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र एवं सिक्किम में पाया जाने वाला एक प्रमुख पशु है। तेंजिंग नोर्गे का जन्म तिब्बत में हुआ था, बाद में भारत के मूल निवासी बन गए। सन 1953 ईस्वी में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। यानी कि सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी जो है हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना माउंट एवरेस्ट की विजय की खुशी में 1954 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, इसमें अपनी सुरक्षा की जाती है। सूमो जापान का खेल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो सूमो कहाँ का खेल है? तो सूमो जापान का खेल है। सिख समुदाय का गतका खेल, इसको याद रखेंगे, सिख समुदाय का गतका खेल। इसके अलावे जूडो, कराटे, सूमो, कुश्ती आदि सभी मार्शल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था, उसी दौरान गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी खेला जाता है। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिखों के 10वें गुरु थे।
उन्होंने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था और इस दौरान गतका खेला जाता था। तो गतका याद रखेंगे, यह एक मार्शल आर्ट है। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है और यह आत्मरक्षा के लिए भी खेला जाता है या सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर गतका खेलते हैं। अब आगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्तमान महावीर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैनियों का एक समूह भगवान महावीर का जन्मस्थल जमुई जिला का सिकंदरा प्रखंड स्थित लछवाड़ गांव को मानते हैं। वैसे महावीर स्वामी का जन्मस्थल जो है वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। तो वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, इसको याद रखेंगे। लेकिन जैनियों का एक समूह जो है वह महावीर स्वामी के जन्मस्थली को जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछवाड़ गांव को मानते हैं। अब आगे, अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिलते हैं तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। यानी कि बीजों के अंकुरण के लिए में मिट्टी, पानी, ताप और हवा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे, पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश मिलता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का विखरना कहते हैं। सरसों, हरसिंगार या गुलमेहंदी के बीज फटकर या चटक कर बिखरते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाते हैं वह फटकर या चटक कर जाते हैं। कपास का बीज हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। कमल एवं कुमुदनी के पौधों के फल पानी में बहते हुए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। गोखरू के बीज पशुओं के शरीर में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पीपल, बरगद, अमरूद, लसोरा के बीज पक्षियों द्वारा बिखराव होता है। हर्बेरियम पौधों को सुखाकर एवं परिरक्षित नमूनों को प्रणालीबद्ध रूप में व्यवस्थित किया हुआ संग्रह होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पौधों की पहचान करने में सहायता प्रदान करना है। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। इसको याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी ये पूछा जा सकता है। किस शताब्दी में की गई थी ये पूछा जा सकता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र एवं 2,000 शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हुएनसांग ने अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का कार्य किया था। यानी कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और बाद में यहाँ पर जो है उन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच रहा। 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। इसको याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय क्षेत्र था उसे धर्मगंज कहा जाता था। यह 9 मंजिली इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे जिसे रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्न सागर कहा जाता था। यानी कि इसको याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। यह 9 मंजिली इमारत था। इसमें 3 पुस्तकालय थे जिसका नाम था रत्नदधि, रत्नरंजक एवं रत्न सागर। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित रहते थे जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। मगध की प्राचीन राजधानी ग्रीवज राजगीर थी। बाद में पाटलिपुत्र बनाया गया। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में थी जिसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इसको याद रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के नजदीक है थी जिसका स्थापना पाल शासक
धर्मपाल के द्वारा किया गया था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ नंदनगढ़ लौरिया में देखे जा सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया, याद रखेंगे, मोतिहारी के केसरिया में यानी कि पूर्वी चंपारण के केसरिया नामक स्थान पर विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसको याद रखेंगे, मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। औरंगाबाद में देव का सूर्य मंदिर है। ये क्वेश्चन पूछता है सूर्य मंदिर बिहार में कहाँ है, तो औरंगाबाद के देव में है, जिसे देव का सूर्य मंदिर कहा जाता है। पावापुरी में जल मंदिर है, इसको भी याद रखेंगे, पूछता है जल मंदिर कहाँ है, तो जल मंदिर पावापुरी में है। पटना संग्रहालय दर्शनीय तथा पटना का गोलघर अद्वितीय है। निश्चित अंतराल पर, अब सिंचाई से संबंधित, निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के साधनों में रहट का विकास मध्यकाल में हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछता है रहट का विकास किस काल में हुआ था, तो सिंचाई के साधनों में रहट का विकास जो है सो मध्यकाल में हुआ। नदियाँ, तालाब, कुआं, नहर, नलकूप, पैन, रहट आदि सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ इसलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह मादा एनोफ्लीज नामक मच्छरों के काटने से होता है। इसको याद रखेंगे, मलेरिया जो है सो मादा एनोफ्लीज नामक मच्छरों के काटने से होता है। मच्छर मलेरिया के जीवों यानी कि प्लाज्मोडियम का वाहक है। मलेरिया बीमारी के कारणों की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। बिहार के 3 राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश स्पर्श करती है, यानी कि बिहार के 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश है। यानी कि बिहार की सीमा को छूने वाले मुख्य रूप से 3 राज्य हैं, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल देश है। बिहार में 38 जिले हैं। जिला का नाम पश्चिम चंपारण, बेतिया, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, कैमूर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, सारण, छपरा, वैशाली, हाजीपुर, भोजपुर, आरा और नालंदा बिहार शरीफ। इसमें जो जिला का नाम दिया गया है, इसका मुख्यालय जो है सो जिला के नाम पर नहीं है। यानी कि पश्चिम चंपारण जिला का मुख्यालय जो है बेतिया में है, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी में है, कैमूर का भभुआ में है, रोहतास का मुख्यालय सासाराम में है, सारण का मुख्यालय छपरा में है, वैशाली का हाजीपुर में, भोजपुर का आरा में और नालंदा का बिहार शरीफ में। और जिले का नाम जो नाम है वहीं पर मुख्यालय भी है। अब धान का बिचड़ा 20 से 30 दिनों में मोरी बन जाता है। यानी कि धान को हम लोग पहले बिचड़ा खेत में डालते हैं, बीज डालते हैं, उसके बाद जब वह 20 से 30 दिनों का हो जाता है तो उसे उखाड़ कर दूसरे जगह रोपते हैं। यानी कि मोरी को उखाड़ कर पुनः खेतों में लगाया जाता है। धान खरीफ की फसल है। यह वर्षा ऋतु में लगाई जाती है। वर्षा में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, जबकि सर्दी में लगने वाली फसलों को रबी फसल कहलाता है। गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। यानी कि ऋतु के आधार पर फसल 3 प्रकार के हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। बिश्नोई का अर्थ होता है 29। बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया, जिनमें जीव जंतुओं की देखभाल करना प्रमुख था। नेत्रहीन लोग जिस लिपि से पढ़ते हैं उसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल लिपि एक
खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस, विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 अगस्त 2008 को कुशहा तटबंध के टूटने से इस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई थी। अब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित है। अभ्यारण्य जंगल का वह हिस्सा होता है जहां जंगली जानवर बिना किसी खतरे के घूम सकते हैं। तो ये क्लास 5 से पर्यावरण और हम विषय से महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश था, यानी कि पूरे किताब से जो महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे उसको निकाला गया है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। धन्यवाद।